हाँ भाई, सामने देखना। बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसको कल अपने ने काफ़ी डिस्कस कर लिया, इसके आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस किए। हाँ भाई, इधर ध्यान दो भी। अब बजट और इसमें इसके आर्टिकल्स, आर्टिकल 112, 113, 14, 15, 16 और 17। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और बजट को बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं भी, ठीक है। आर्टिकल 112 में हमने देखा। आर्टिकल 113 में क्या भी, एस्टिमेट्स। आर्टिकल 114 में एप्रोप्रिएशन बिल। 115 में सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स। 116 में वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। और 117 में फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। कल अपने ने पढ़ा इसको। उसके बाद अपने ने स्टेजेस देखी। स्टेजेस के एक बार नाम ही देखें, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल्स। और उसके बाद हमने ये थोड़ा सा डिफरेंस देखा जब हमने आर्टिकल 112 को डिटेल में पढ़ा था भाई। तो हमने देखा कि आर्टिकल 112 में ये भी दिया हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, और एक क्या होगा? चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड। और जब हम आर्टिकल 112 को और आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड जो है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी मिलेंगे भी। तो आर्टिकल 112, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने पढ़ा तो हमें पता चल गया कि प्रेसिडेंट जो है वो कारण बनता है किसका? बजट को रखवाने का। या फिर आप इसे बोल सकते हो कि बजट रखवाता कौन है? प्रेसिडेंट रखवाता है। रखता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। पेश करवाता कौन है? प्रेसिडेंट। शेल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड मतलब जो हमने अंदाजा लगाया है, एग्जैक्ट नहीं होती ये चीज़, ठीक है। एस्टिमेटेड क्या? रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स मतलब जो हम कमाई करेंगे, और एक्सपेंडिचर मतलब जो हमें खर्चा करना है, ठीक है। ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ दैट ईयर इन दिस पार्ट रेफर्ड टू एज, और इसे हम क्या बोलेंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप कह सकते हो भाई ये एक तरीके से बजट की डेफिनेशन हो गई। बजट की क्या होगी भी? ये डेफिनेशन होगी। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बताता है भाई? द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडिड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है भाई। ये केवल किसकी बात करेगा? एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करेगा। यहां पर तो ये बोला है कि दोनों चीजें आएंगी। इसके बाद में किसकी बात करेगा आर्टिकल? केवल एक्सपेंडिचर की बात करेगा। और एक्सपेंडिचर जो है उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक तो क्या होंगे? एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड। और एक क्या होंगे भी? मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पहले अपने मेड फ्रॉम की बात करें तो इस पे वोटिंग हो सकती है और पार्लियामेंट इसे कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन चार्ज्ड अपॉन वाले पर वोटिंग नहीं हो सकती। चार्ज्ड अपॉन वाले पर वोटिंग नहीं हो सकती। इसीलिए तो अपने प्रेसिडेंट में पढ़ते हैं ना भाई कि प्रेसिडेंट को जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं उनके अंदर उसकी पोस्ट पर रहते हुए कोई भी नेगेटिव चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे खर्चे जो होते हैं वो चार्ज्ड अपॉन होते हैं भाई। क्लियर है? और उसके बाद में जैसे आगे बढ़ोगे आप तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी पूरी, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट पे होने वाले खर्चे 97 के अकॉर्डिंगली स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन पर होने वाले खर्चे। फिर इस पे आगे बढ़ोगे तो कोई भी हमने डेप्ट लिया हुआ है, कोई भी लोन लिया हुआ है, वो चीज़। फिर इसमें आगे बढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको मिलने वाले सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको मिलने वाली
पेंशन, तो इनके हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी और अलाउंसेज होते हैं वो किस पर चार्ज अपॉन होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर होते हैं भी, जिस भी कंसर्न स्टेट में वो क्या होते हैं, पोस्टेड होते हैं। इसके बाद में कैग को मिलने वाली सैलरी अलाउंसेज वगैरह और पेंशन, ठीक है। इसके बाद में कोई जजमेंट या डिक्री या अवार्ड से, कल हमने एग्जांपल भी देखा था उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है, हिबस कॉर्पस के अंदर 2 लड़कियां हैं जिन्होंने क्या, इस्लाम जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गई, तो उनके जो फादर है उन्होंने उनको क्या कर लिया, डिटेन कर लिया। बाद में ये हिबस कॉर्पस के थ्रू गया केस, मतलब केस गया कहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब आर्टिकल 226 का यूज हुआ है इसमें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, दोनों लड़कियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में, मतलब स्टेट को बोला कि उनको मेरे सामने पेश करे। वो दोनों लड़कियां पेश हुई, उन्होंने अपने बयान दिए, तो उनके बयान से इलाहाबाद हाई कोर्ट को लगा कि इन्होंने अपनी मर्जी से धर्म चेंज किया है। तो उसके बाद सरकार, इसमें सरकार को भी दोषी माना, तो सरकार और उसके फादर दोनों पर कितने लाख का, 25 लाख का, 25 लाख का जुर्माना लगाया, जो उनको दोनों को क्या करना है, मिलकर देना है। अब हो सकता है 12.5 होंगे, जो भी है, ठीक है। हाँ हाँ, तो उनका जुरिडिक्शन हो जाता है वो दोनों स्टेट्स का, उसमें वो मिलके देंगे, वो तो डिसाइडेड होता है। हाँ हाँ भाई, द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन में पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है भाई। इसके बाद में कोई जजमेंट, डिक्री या अवार्ड से कोई जुर्माना वगैरह लगा हुआ हो कोर्ट, या फिर किसी जजमेंट की वजह से पैसे देने, तो वो भी आ जाएगा इसमें। और पार्लियामेंट जो है आगे चलकर कोई लॉ बनाकर कोई और खर्चा इसमें इंक्लूड कर दे। यहाँ पर इस लिस्ट में एक ऐसा खर्चा है जो अपने ने कल डिस्कस कर लिया प्रीवियस क्लास में, कि ऐसा खर्चा है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो कौन सा है, यूपीएससी पर होने वाले, यूपीएससी और स्टेट पीएससी पर होने वाले खर्चे, वो भी कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज अपॉन होते हैं। यूपीएससी वाले सेंटर वाले कंसोलिडेटेड फंड पर, और स्टेट वाले स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पर, ठीक है। लेकिन ये यहाँ ना देकर वो कौन से आर्टिकल में दी गई है बात, आर्टिकल 322 में दी गई है, 322 में, ठीक है भाई। तो कल ये डिस्कस किया था, फिर हमने देखा, फिर हमने ये लिस्ट बना ली कि चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड पर कौन कौन से खर्चे, प्रेसिडेंट पे होने वाले खर्चे, सुप्रीम कोर्ट पे होने वाले खर्चे, हाई कोर्ट पर होने वाले खर्चे, लेकिन केवल पेंशन की बात होगी क्योंकि सैलरी अलाउंसेस स्टेट में चले जाएंगे। कैग पर होने वाले खर्चे, कोई भी लोन लिया है, डेप्ट चुकानी है, ठीक है, कोई कोर्ट के ऑर्डर से, डिक्री से अपने को पैसा देना है, मतलब सॉरी गवर्नमेंट को पैसा देना है, और पार्लियामेंट कोई लॉ बनाकर इस लिस्ट में कोई और इंक्लूड कर दे। लेकिन आर्टिकल 322 इसमें एक एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड रखता है, क्या इंक्लूड रखता है, यूपीएससी, वो 112 से नहीं है, वो 322 से, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, लेकिन स्टेट पीएससी स्टेट वाले पे जाएगी। इसमें कौन नहीं है, सरप्राइजिंगली इलेक्शन कमीशन का नाम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फिर अपने ने इसके कंपेयर कर दिया क्या, कि भाई ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जो डू नॉट होल्ड ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इनमें से अपने ने क्यों पढ़ा इसको यहाँ पे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर आपको इधर मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट मिल गया, हाई कोर्ट मिल गया इधर, कैग मिल गया इधर, और कौन मिल गया, इलेक्शन कमीशन मिल गया, और कौन सा मिल गया, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। अब इसमें एक चीज और देख लेना इस लिस्ट के अंदर, कि ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे के सारे लाइक इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटते हैं। इलेक्शन कमीशन में हम केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, बाकी के अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट हटाता है उनको, ठीक है। लेकिन ये खुद कैसे हटेगा, ये कैसे हटेगा, लाइक इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटेगा, ठीक है। और यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो मेंबर्स और चेयरपर्सन है वो लाइक इम्पीचमेंट प्रोसेस से नहीं हटते भी, वो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होती है, और उस इंक्वायरी के बेसिस पर डिसीजन कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है। यहाँ पर एक फंडा और था हमारा, क्या था अभी, कि स्टेट पीएससी में ध्यान रखना है हमको कि उनका अपॉइंटमेंट तो कौन करता है, गवर्नर करता है, लेकिन उनको हटाता कौन है, अगर पहले हटाना पड़ जाए तो वो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसमें अपने शुरू से बजट को लेके चलते हैं भाई। हाँ भाई, तो बजट में हमने देख लिया आर्टिकल 112 है, फिर हमने ये देख लिया कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा होगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा भाई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें आएगी भाई, बजट में क्या क्या चीज़ें आएगी, तो इसके बजट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं।
सबसे पहले तो आर्टिकल 112 से ही आपको पता है कि इसके अंदर एस्टिमेट्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? एस्टिमेट्स होते हैं, किसको लेकर? रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को लेकर। तो थोड़ा सा अपने इसको और ज़्यादा डिटेल में देखें तो अपने बोल सकते हैं कि इसके अंदर एस्टिमेट्स होते हैं रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स के। किसके होते हैं? रेवेन्यू और किसके? भाई रेवेन्यू क्या है? टैक्स वगैरह। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? आपने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप की हुई है, उससे जो आपको मिल रहा है। हाँ भी ध्यान देना भी इधर। रेवेन्यू क्या है? टैक्स वगैरह है, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? भाई बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कोई इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर रखी है, उससे आपको जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है भाई। अगला है, इसी के अंदर दिया होगा वेज एंड मींस टू रेज द रेवेन्यू। भाई कोई भी बिजनेस करता हो, कोई कुछ भी करता हो लाइफ में, यही तो सोचता है कि मैं आगे और ज़्यादा कैसे कमा लूँ, या मैं अपनी ग्रोथ कैसे करूँ। तो सरकार भी यही देख रही है भी रेवेन्यू को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, रेवेन्यू को और कैसे बढ़ाया जा सकता है भी, ये सरकार भी देखेगी। और ये चीज़ भी कहाँ दी होगी? ये चीज़ भी कहाँ दी होगी? बजट में दी होगी, ठीक है भाई। अगला है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। रिसिप्ट्स के साथ साथ और क्या दिया होता है भाई? एक्सपेंडिचर के बारे में दिया होता है। इन एक्सपेंडिचर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एक्सपेंडिचर किस में से? कंसोलिडेटेड फंड में से। और एक होगा मेड फ्रॉम, और एक होगा चार्ज्ड अपॉन। सिंपल सा है भाई। इसी में आगे क्या है भाई? डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर। डिटेल ऑफ द एक्चुअल receipts and expenditure of the closing फाइनेंशियल ईयर। भाई सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। हमें 2026 में जो बजट लेकर आए, तो वो क्या बताता है हमें? वो ये बताता है कि भाई 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, ठीक है, हमारा एस्टिमेटेड कितनी तो हम कमाई करेंगे और कितना हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे, ठीक है भाई। ये कितना होगा ये हमें बजट बताता है। लेकिन ऐसा ही एक बजट पिछले साल भी तो आया था। वो कब का था? 2026-27 का। क्लियर है? हाँ सॉरी, 25-26 का।
तो 1 अप्रैल आते आते हमें यहाँ पे पता है ना कि इसमें हमने वास्तव में क्या किया है, इसमें हमने वास्तव में क्या किया है। तो ये क्या होगा अभी, इसका हमें यहाँ तक आते आते जब ये बजट एकदम लास्ट तक पहुँच गया तो हमें पता है कि इसमें हमने एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर हमारा कितना है। ये जब शुरू हुआ था तो ये एस्टिमेटेड था, खत्म हुआ तो हमें पता चल गया ना एक्चुअल कितना है। तो ये भी हम इस बजट के साथ, इस बजट के साथ लेकर आएंगे और इसे ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। और ये हमेशा पिछले बजट का होता है। तो ये इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 2025-26 है और बजट है वो क्या है। और अब एक चीज़ ध्यान रखना भी, इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अभी करंट अफेयर्स के हिसाब से। बजट और बजट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे। आप कोई भी एग्ज़ाम जो है चूज़ कर लेना, इकोनॉमिक सर्वे आपको करना ही करना पड़ता है अभी। और राजस्थान का कोई दे रहे हो तो आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और बजट करना पड़ेगा। राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दोगे तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और यूनियन का कोई सेंटर का एग्ज़ाम दोगे तो सेंटर वाला। हाँ भाई, इसके बाद और इसके अंदर क्या होता है अभी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, दैट इज टैक्सेशन प्रपोजल, prospects of revenue, spending programs and introduction of new schemes। तो भाई बाकी और क्या होता है इसके अंदर, बजट के अंदर तो अपने कह सकते हैं भाई कि इसके अंदर और क्या होता है। टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सेट्रा। भाई आप हमेशा, ये भी अपने आप में करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उस पर क्वेश्चन आते हैं, सरकारी योजनाओं पे। तो उसके लिए भी आपको इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ना पड़ता है। उसी से आपको क्या पता चलेगा, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह पढ़ने को मिलेगी। जैसे क्वेश्चंस क्या आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक, जैसे एक ना गवर्नमेंट स्कीम है सीएम कन्यादान योजना। ठीक है, तो सीएम कन्यादान योजना क्या है अभी, बेसिकली क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें जो SC ST, जैसे अगर आपको थोड़ा सा मैं ऐसे रफली बताऊं भाई, ठीक है, कि इसमें SC ST और माइनॉरिटी जो है 18 और 18 साल से बड़ी लड़की है किसी की, SC ST माइनॉरिटी, उसकी शादी हो रही है, तो सरकार जो है, ठीक है, उस शादी में कितने पैसे देगी, 31,000 रुपये देगी। ठीक है, हाँ शर्त यह है कि परिवार की आय जो है वो साल भर में 2.5 लाख से सालाना ईयरली कम होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल अंत्योदय योजना है अपने, कौन सी योजना है, अंत्योदय योजना है। ठीक है, एक पालनहार योजना है, एक कौन सी है, पालनहार योजना। ठीक है, एक है, एक आशा कार्ड होता है भाई, कभी पढ़ोगे आप कि जिनके पास आशा कार्ड होता है वो। ठीक है, एक दिव्यांग, दिव्यांग जो है वो हैंडीकैप के लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है भाई, और विडो। ठीक है, और एक ऐसी महिलाएं जो कहीं ना कहीं कौन सी कैटेगरी में आती है, प्लेयर्स की, खिलाड़ी, मतलब नेशनल वगैरह जो खेली हुई हैं, उनकी जो बच्चियों की शादी होती है उसमें सरकार अपनी तरफ से 21,000 रुपये देती है। अब इन सब में, इनमें अच्छा, एक फैमिली, एक फैमिली से मैक्सिमम कितनी, 2 गर्ल्स को ये लाभ मिलेंगे भी। ठीक है, कैसे मिलेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे खाते में।
अच्छा, शादी से पहले अगर ये लड़की जब 10वीं करी थी, इसने 10th की थी, तो सरकार 10th करने के 10,000 रुपये, ठीक है भाई। इसके बाद में अगर इसने, लड़की ने डिग्री की है, 2 लड़कियां हैं तो 2, एक ने की है तो 1, ठीक है, डिग्री की है तो एक लड़की ने डिग्री की है तो उसको 20,000 रुपये, और उसकी शादी होगी तो अगर इस कैटेगरी में आती है तो 31,000 और इस कैटेगरी में आती है तो 21,000। तो आपको ऐसे आगे चल के कभी ना कभी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी भी, ठीक है, और डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इससे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे। लड़की की एज है 20, लड़की की जो एज है ना शादी के लिए वो 21 कर दी गई है, लेकिन इस योजना में 18+ लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही आते हैं। वो मान लो स्टेटमेंट आ जाएगा कि 21 ईयर से ऊपर की जो बच्ची है उसकी शादी हो रही है तो वो 31,000 या इतने पैसे देंगे, या वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट अपने को पकड़ने होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, ये सारे फैक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? इकोनॉमिक सर्वे में। किस में मिलेंगे? इकोनॉमिक सर्वे में। हाँ 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 हाँ, वो तो तुम पता करो। हाँ भाई, अगला है भाई, मर्जर ऑफ रेलवे बजट। टेंशन में क्यों है? वो घर वाले ने रिश्ते उससे देखने शुरू कर गए हैं क्या? हाँ भाई, चलिए, मर्जर ऑफ रेलवे बजट, इसमें एक छोटी सी हेडिंग है अभी अपने एक्स्ट्रा, और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बजट के अंदर। ये तो आपको मैंने एक सिंपल सा दे दिया कि आगे चल के इकोनॉमिक सर्वे में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे। तो ये देखो भाई, बजट है, उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कीम्स बजट में कौन सी मिलेगी, कोई नई घोषणा हुई है या कोई जो स्कीम है उसमें कोई बदलाव हुआ है, और जो ऑलरेडी चल रही है स्कीम्स उसमें कितना गवर्नमेंट ने किया है, ये सारी किसमें मिलेगी? इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपके इन फ्यूचर ये इस तरीके से काम में आने वाला है अभी। अब अपने आगे चलते हैं अभी। एक अपने को चीज़ पढ़नी है, रेलवे बजट का मर्जर, मतलब रेलवे बजट का मर्जर अपने पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो ध्यान से सुनना भाई। 2017 से पहले तक, 217 से पहले तक जो बजट है वो 2 पार्ट्स में आता था सेंटर के अंदर। पहले आता था रेलवे बजट, और उसके, अब मुझे भी एग्जैक्टली दिन याद नहीं, पर मेरे हिसाब से 2-3 दिन का गैप होता था, क्या होता था, और उसके 2-3 दिन बाद जो आता था वो कौन सा आता था? जनरल बजट। रेलवे का पूरा बजट जो है वो सेपरेट आता था भाई, ठीक है। और किससे सेपरेट होता था? एक तरीके से जनरल बजट से पूरा सेपरेट होता था। तो रेलवे बजट कौन लेके आता होगा? रेलवे मिनिस्टर, ठीक है भाई। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन सा लेकर आता था? अब ये चीज हुई कब से अभी? तो अगर अपने हिस्ट्री में जाएंगे तो 1924 में एक कमेटी आई थी, एक्वर्थ कमेटी। क्या आई थी? एक्वर्थ कमेटी। ये जो एक्वर्थ कमेटी है, ठीक है भाई, इसकी रिकमेंडेशन पर, इसकी रिकमेंडेशन पर बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, रेलवे बजट और जनरल बजट, ठीक है भाई। तो ऐसा बजट पहली बार आया 1925 में, कमेटी आई थी 1924, ठीक है भाई। और पहली बार ऐसा बजट कब आया? 1925 में। और उसके बाद में 2016 तक जो है ऐसे ही बजट आए। 2016 वाला लास्ट बजट था जिसमें ये था अभी। 2017 में तो इसे खत्म किया गया, और 2017 में बस एक ही बजट रह गया, कौन सा? जनरल बजट। रेलवे के बजट को मर्ज कर दिया गया किसमें? रेलवे के बजट को मर्ज कर दिया गया किसमें? जनरल बजट में।
अब अपने बजट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर पढ़ें, इंपॉर्टेंट है भी बहुत ज्यादा ही। अब अगर अपने क्या पढ़े भी, बजट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है भी, तो ध्यान से सुनना भी। सबसे पहला है, द प्रेसिडेंट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर both the houses of parliament a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India, ठीक है, for that year। मतलब सबसे पहला तो हमें यही है कि प्रेसिडेंट जो है वो कॉज बनता है। प्रेसिडेंट क्या है, वो कॉज बनता है किसका, कि ये जो बजट है, ठीक है, जिसे वास्तव में क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है भाई, ये बजट क्या होगा भाई, टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस। अब इसको दो तरीके से याद करना भाई। एक तो बजट रखवाता कौन है, प्रेसिडेंट रखवाता है, रखता कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर रखता है, ठीक है भाई। और ये प्रेसिडेंट कॉज बनता है, ये कहां दिया हुआ है, आर्टिकल, हाँ भाई कहां दिया हुआ है, आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट है भाई, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट। ध्यान से सुनना भी नेक्स्ट प्रोविजन, ठीक है, जहां पर अपने को लगेगा कि डिस्कस कर सकते हैं और कुछ चीजें फैक्ट के रूप में याद रखनी है, वो करेंगे अपने। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ध्यान से सुनना भी, अपने ने पहले भी ये चीज की हुई है, ऐसा कुछ किया हुआ है कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन किन किन चीजों में चाहिए, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन किन किन चीजों में चाहिए। तो यहां पर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्रायर रिकमेंडेशन। तो आपको मैं याद दिलाऊं भी, अपने ने लिस्ट याद की थी कि मनी बिल में चाहिए, किसमें चाहिए, मनी बिल में चाहिए। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली कोई नया स्टेट बनाया जा रहा है, नाम चेंज किया जा रहा है, या उसमें कोई अल्ट्रेशन किया जा रहा है, बाउंड्री चेंज की जा रही है, वगैरह वगैरह, तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली कोई बिल आया तो उसमें चाहिए। आर्टिकल 304 क्या कहता है कि 301 को लेकर अगर स्टेट असेंबली कोई एक्ट बनाएगी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इस चीज को लेकर स्टेट अगर कोई एक्ट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई एक्ट आता है, क्योंकि क्या होगा भी, स्टेट अगर इस चीज को लेकर एक्ट बनाएगी तो इससे दूसरे स्टेट भी क्या होंगे, इंपैक्ट होंगे। तो इस वजह से स्टेट लेजिस्लेचर का ऐसा बिल जिसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना वापस से, आर्टिकल 301 को लेकर अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल आता है तो 304 ये कहता है, आर्टिकल 304 ये कहता है कि ये कैसे आएगा, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा, ठीक है। ये लिस्ट हमने याद की हुई है, लेकिन अभी अपने केवल बजट की बात कर रहे हैं। तो बजट में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से क्या आती है, नो डिमांड फॉर ए ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भाई डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है भाई। और ऐसी कोई चीज लिखी हुई आपको प्रोविजन, इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको मिलेगा आर्टिकल 113 के अंदर। कहां मिलेगा, 113 में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन सुनना भाई, नो मनी शैल बी withdrawn from the consolidated fund of India except under appropriation made by law। वापस से ध्यान से सुन लेना भाई, no money shall be withdrawn
from the consolidated fund of India हाँ भाई क्या बोला मैंने एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे जब अपने ने बजट के स्टेजेस पढ़े थे तो उसमें फिफ्थ स्टेज क्या है एप्रोप्रिएशन बिल तो मतलब सीधी सिंपल सी बात है बिल है तो बिल को पास करा के एक्ट बनाना पड़ेगा तो यही तो मतलब है इसका तो यहां पर किसकी बात हो रही है एप्रोप्रिएशन बिल की बात हो रही है या एक्ट की बात हो रही है और अब आपको यह भी पता है कौन से आर्टिकल की बात हो रही है 114 की बात हो रही है क्लियर है अगला है भाई नो मनी बिल नो money bill imposing tax shall be introduced in the parliament except on the recommendation of the president and such a bill shall not be introduced in the राज्य सभा भाई सीधी सिंपल सी बात है कि अगला जो प्रोविजन है वो ये कह रहा है कि कोई भी मनी बिल है वो किससे रिलेट कर रहा है टैक्स से रिलेट कर रहा है तो इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है एक तो इसमें चाहिए कि क्या प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और साथ में ये इंट्रोड्यूस कहाँ होगा लोकसभा ओनली इंट्रोड्यूस का मतलब पहले कहाँ आएगा हालांकि मनी बिल ही नहीं भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी बिल जिसमें फाइनेंस बिल आज भी आ जाएगा कौन सा बिल आ जाएगा फाइनेंस बिल भी आ जाएगा ठीक है और अब आपको अच्छे से पता है ऐसी कोई बात कहाँ रखी हुई है कहाँ लिखी हुई है कहाँ दिया हुआ है प्रोविजन 117 में क्योंकि जब हम मनी बिल की बात करते हैं ना तो हम मनी बिल के लिए कहते हैं कि मनी बिल से द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू मनी बिल आर गिवन इन आर्टिकल 109 and the definition of money bill is given in article 110 but this provision is not given in article 109 क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये आएगा ना कि यार ये तो स्पेशल प्रोविजन है तो ये 109 में होगा लेकिन 109 आप पढ़ लो उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी बिल के लिए चाहिए लिखा हुआ तो ये है कि कोई भी बिल किससे रिलेट करता है टैक्स से रिलेट करता है अब टैक्स से रिलेट करने वाले बिल या तो मनी बिल होंगे या कौन से होंगे फाइनेंशियल बिल होंगे फर्स्ट तो ऐसे दोनों ही बिल प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से आते हैं क्लियर है सीधी सिंपल सी बात है ठीक है और दोनों कहाँ आते हैं फाइनेंशियल बिल फर्स्ट भी कहाँ आता है पहले लोकसभा में आता है उसके अलावा वो पूरा ऑर्डिनरी बिल है लेकिन उसके साथ ये दोनों चीज कंडीशन जुड़ी हुई है क्या कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली हाँ भाई अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका एक लीगल राइट भी है पहले तो मुझे ये बता दो कि ठीक है राइट्स अदर देन पार्ट थर्ड आपको याद करवाए थे उसमें सबसे पहला राइट कौन सा कराया था डीपीएसपी को छोड़ देना डीपीएसपी की बात नहीं कर रहा मैं कुछ आर्टिकल कराए थे आपको 4 पहला कौन सा था राइट टू टैक्स राइट टू वोट का अपने क्या लेना देना बजट में हाँ भाई राइट 265 बोला था क्या फिर सुना नहीं तो बोला था तो फिर सही बोला था भाई ठीक है तो अगला क्या है अभी क्या बोला मैंने फिफ्थ है क्या अच्छा है यहाँ गड़बड़ हुई है क्या
अब देखना भाई, इससे आप एक फंडा समझने वाले हो। नो टैक्स शैल बी लेवाइड हाँ भाई, इधर इधर। नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्ट except by authority of law। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, इधर ध्यान दे लो। बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये दिया हुआ आर्टिकल 265 में। कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 265 में। अब इसको, इसका कंपैरिजन करेंगे अपने। आर्टिकल 300 ए से। आर्टिकल 300 ए में क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है भाई? राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सरकार प्रॉपर्टी देगी, इस चीज का आपके पास राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीनेगी ना, तो उसे लॉ बनाकर छीनना होगा, ये राइट है आपका। सरकार आपसे, हाँ लॉ बना के, बिना लॉ बनाए हुए सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती, आपको डिप्राइव्ड नहीं कर सकती। तो ये आपका राइट है। इसी, ऐसा ही कुछ आप आर्टिकल 21 में पढ़ते हो। आपको प्रॉपर्टी वाली चीज अजीब लग रही है, यहाँ पे लाइफ छीन सकती है सरकार आपसे। नो पर्सन शैल बी deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। अगर आपसे सरकार आपसे आपकी जिंदगी छीनेगी, तो वो established प्रोसीजर established by law से ही छीन सकती है। कोई हीनियस क्राइम करता है तो फांसी होती है ना, तो उससे उसकी जिंदगी छीनी जा रही है कि लाइफ छीनी जा रही है कि नहीं छीनी जा रही है? तो प्रोसीजर established by लॉ से ही छीनी जाती है ना, बस वही है। तो ये लैंग्वेज देखो भी, अगर ऐसी लैंग्वेज मिली आपको कहीं भी, तो वो आपका राइट हो गया। वो आपका, ये ऐसी लाइन मिली आपको कहां पर? आर्टिकल 21 में, फंडामेंटल राइट्स में, तो ये कौन सा राइट हो गया? फंडामेंटल राइट। ऐसी ही लाइन आपको मिली आर्टिकल 300 ए में, जो पहले 31 में मिलती थी। जब वो 31 में मिलती थी ये लाइन, सेम लाइन, तो वो आपका फंडामेंटल राइट था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसे यहां ट्रांसफर कर दिया। तो अब आपका ये राइट तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो कौन सा राइट हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट हो गया। और ऐसी ही लैंग्वेज जो है वो कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 265 में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपने क्या? राइट टू टैक्स। नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसीलिए ये 265 क्या हो गया आपका? राइट हो गया। इसीलिए इसको राइट टू टैक्स कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश ए टैक्स। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश ए टैक्स but cannot increase it। parliament can
reduce or abolish a tax but cannot increase it. आर्टिकल 117 से ये चीज रिलेट करती है। अब इसको ना एकदम इसका लिटरल मीनिंग मत ले लेना कि टैक्स बढ़ाया नहीं जा सकता, टैक्स तो बढ़ते ही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, अगर किसी भी, ध्यान से सुन लेना भाई, ये स्टेटमेंट के तौर पे आता है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा कि किसी भी टैक्स को कम करना हो या हटाना हो, खत्म करना हो, तो वो बिना लॉ के किया जा सकता है, बिना लॉ के किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी टैक्स को बढ़ाना है या कोई नया टैक्स लेकर आना है तो आपको लॉ बनाकर ही ये चीज स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो डिफाइंड द रिलेटिव रोल्स और पोजीशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसको अपने समझ गए भी आगे क्या आने वाला है कि भाई लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा का कंपेयर होने वाला है बजट को लेकर या किसको लेकर, फाइनेंस को लेकर, बजट को लेकर या किसको लेकर, फाइनेंस को लेकर। तो ध्यान से सुनना भी, सबसे पहले तो आर्टिकल 109, आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 किससे रिलेट करता है, मनी बिल से रिलेट करता है। तो मनी बिल में अपने को पता है लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। सबसे पहले चीज, ये जो मनी बिल है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, Who has the power to decide that any bill is money bill or not? किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है ये, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इसके बाद में ये इंट्रोड्यूस कहां होगा, लोकसभा में ही होगा। इंट्रोड्यूस कहां होगा, लोकसभा में ही होगा। ठीक है भाई, इसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा के पास इसको लेकर कितने डेज होते हैं, 14 डेज होते हैं। इस 14 डेज में राज्यसभा इसको क्या करेगी, डिस्कस करेगी। ठीक है, और इसमें इसको लेकर क्या दे सकती है, रिकमेंडेशन, सजेशंस दे सकती है। ठीक है, इस पर वोटिंग कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। इसका और इसको अमेंड कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। और जब वोटिंग नहीं कर सकती तो इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। केवल क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है। ये रिकमेंडेशन जो है, ये रिकमेंडेशन जो है वो लोकसभा पर बाउंडेशंस होते हैं क्या, नहीं। लोकसभा मानेगी तो बिल में कुछ चेंज कर देगी, नहीं मानेगी तो बिल वैसा का वैसा पास हो जाएगा। अब अगर राज्यसभा ने क्या किया भाई, डिस्कस और रिकमेंडेशन कर लिया तो ठीक है, बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकती। अब एक ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकती है कि 14 डेज तक कुछ ना करे। तो अगर वो 14 डेज तक कुछ नहीं करेगी तो ऐसा मान लिया जाएगा उसने जो करना है वो कर लिया, तो द बिल विल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा। तो डीम्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा। अच्छा, एक चीज और, ये इंट्रोड्यूस के साथ साथ अपने को पता है भी किसकी रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन, ये चीज और लिख देते हैं। हालांकि ये 117 से स्टैब्लिश होती है। हाँ भाई, 14 दिन तक अगर राज्यसभा कुछ नहीं करती है तो ये बिल डीम्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा। और उसके बाद कहां चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। कहां चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट को आर्टिकल 111
दो चीजों की पावर देगा। क्या? गिव हिज एसेंट, गिव हिज एसेंट, और दूसरी विद होल्ड हिज एसेंट। ठीक है भाई, विद होल्ड हिज एसेंट में बिल खत्म हो जाता है। अभी कौन सा वीटो है ये सस्पेंशन वीटो थोड़ा है, एब्सोल्यूट वीटो है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन यही आता है मनी बिल के अगेंस्ट में वीटो पावर यूज की जा सकती है? की जा सकती है, एब्सोल्यूट वीटो यूज किया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो पॉकेट वीटो भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ना करे तो पॉकेट वीटो हो जाएगा, वापस नहीं भेज सकता। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, उसे कहते हैं सस्पेंशन वीटो। तो मनी बिल के अगेंस्ट में कौन सा वीटो? सस्पेंशन वीटो यूज नहीं किया जा सकता। अपने इसे नॉर्मली कई बार गलत ऐसा इंटरप्रिटेट या याद कर लेते हैं कि मनी बिल के अगेंस्ट में वीटो नहीं यूज किया जा सकता, नहीं, किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा वीटो नहीं किया जा सकता? सस्पेंशन वीटो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 111 में लैंग्वेज इस तरीके से लिखी हुई है, इफ इट इज नॉट ए मनी बिल देन प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट इफ इट इज नॉट ए मनी बिल। ठीक है भाई, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो ऑर्डिनरी बिल के लिए सेट बैठता है। किसके लिए बैठता है? ऑर्डिनरी बिल के लिए। वो बिल जिसमें वीटो पावर आप यूज नहीं कर सकते वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, क्योंकि वो 111 से वो 111 से गवर्न ही नहीं होता, बेसिकली 111 से रिलेट ही नहीं करता। उसमें जो भी दिया वो 368 में दिया गया, उसमें प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये चीज कौन से अमेंडमेंट से स्टैब्लिश हुई थी? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है भाई, तो प्रेसिडेंट बाउंड है, अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता कौन से बिल को लेकर? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर। ठीक है, तो ये अपने ने पढ़ लिया भाई, किसके बारे में? किसके बारे में पढ़ लिया भाई? मनी बिल के बारे में। और मनी बिल के, और ध्यान से सुनना भाई, मनी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, यही सेम चीज ध्यान से सुनना। द राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, इट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। यही सेम चीज कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनना, जो मनी बिल के लिए चीज स्टैब्लिश होती है, वही सेम चीज किसके लिए स्टैब्लिश होती है? डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए भी। ठीक है भाई, डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रायर रिकमेंडेशन से आएगी प्रेसिडेंट के, लोकसभा में ही आएगी। राज्यसभा वही सेम चीज वोटिंग नहीं कर सकती, राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती, केवल क्या कर सकती है? डिस्कस कर सकती है। ठीक है, और रिकमेंडेशन दे सकती है। तो वो सारी चीजें किस पे लागू होगी? डिमांड फॉर ग्रांट्स पे भी लागू हो जाएगी। हाँ भाई, इसके बाद अपने ने जो है वो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक्सपेंडिचर है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड से जो एक्सपेंडिचर है कर चुके हैं, 112 में दिया हुआ है। कौन से दो पार्ट? मेड फ्रॉम और चार्ज्ड अपॉन। पूरी लिस्ट अपने ढंग से याद कर ली है, तो वापस डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है। दूसरा, बजट के अंदर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को सेपरेट रखा जाता है, पता है अपने को। ठीक है भाई, रिसिप्ट, सॉरी सॉरी, मैं कुछ और बोल रहा था। मैं कह रहा था कि द बजट सेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। आर्टिकल 112 में पढ़ा था अभी अपने ने। वापस अगर अपने आर्टिकल 112 पे जाते हैं तो एक चीज और ध्यान रखना भी। ये चीज है, हाँ ये रहा।
मैंने कहा था अभी ये चीज अपने बाद में डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भी, आर्टिकल 112 में क्या कहा है अभी, कंसोलिडेटेड फंड से जो खर्चे होने हैं, कंसोलिडेटेड फंड से जो खर्चे होने हैं, ठीक है भाई, उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो कौन सा, चार्ज्ड अपॉन, दूसरा कौन सा, फिर एक ये चीज हो रहा हमें याद रखनी है, ये लाइन भी हमें याद रखनी है भी, क्या याद रखनी है, शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। भाई जब आप रेवेन्यू कलेक्शन करते हो ना, तो उसमें भी तो खर्चा होगा, ठीक है, तो वो भी तो खर्चा होगा ना, अभी रेवेन्यू कलेक्शन करने में भी तो क्या होगा, खर्चा होगा। उस खर्चे को बाकी खर्चों से अलग रखना है, उस खर्चे को बाकी खर्चों से अलग रखना है, इसको याद कर लेना भाई। क्या, सेल डिस्टिंग्विश इन खर्चों को, सेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, 112 में दिया हुआ है। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं भाई, द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड पर जो खर्चे होते हैं, शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, उसमें पार्लियामेंट में उस पर वोटिंग नहीं हो सकती, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। इसके बाद में लोकसभा कैन अप्रूव और रिफ्यूज एनी डिमांड और रिड्यूस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द डिमांड बट कैन नॉट इंक्रीज इट, वही सेम चीज है भाई, लोकसभा कैन अप्रूव और रिफ्यूज एनी डिमांड और रिड्यूस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द डिमांड बट कैन नॉट इंक्रीज इट, इंक्रीज करने के लिए वही भाई एक तरीके से वोटिंग वगैरह करानी पड़ेगी, लेकिन कम जो है वो बिना वोटिंग के की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें और है, वो अपने आराम से कल करेंगे, ठीक है, यहीं से अपने शुरू करेंगे चीज को नेक्स्ट क्लास के अंदर, थोड़ा सा इसको लेते हुए, इससे पहले की सारी चीजें अपने डिस्कस कर ली अभी। तो ध्यान से देखना भी, ये 7 पॉइंट्स अपने डिस्कस है, यहां इन तक कोई अपने को कंफ्यूजन है क्या, हाँ हाँ हाँ, ये सारा सेम जाएगा उसमें, इन 7 पॉइंट्स के आगे अपने कल करेंगे भी, फिर ज्यादा हो जाएगा आपके, ठीक है भाई। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, पहला क्या है, प्रेसिडेंट रखवाता है, ठीक है, पता ही अपने को, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है भाई, किसके लिए, डिमांड फॉर ग्रांट के लिए। फिर क्या है भाई, नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, भाई बेसिकली अप्रोप्रिएशन बिल एक्ट की बात हो रही है। फिर वो मनी बिल वाली बात हो रही है, क्या, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है, और फिर अपने ने यहाँ पे भी इस चीज़ को पूरा डिस्कस कर लिया। फिर पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट, इसका स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो हमने देख लिया। और एक ये 265 वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आर्टिकल 21 में भी ऐसी लैंग्वेज है, आर्टिकल 300A में भी ऐसी लैंग्वेज है, और आर्टिकल 21 में भी ऐसी लैंग्वेज है। तो ऐसी लैंग्वेज आते ही समझ आना कि क्या है, ये आपका राइट है। अगर आपको ये मिला फंडामेंटल राइट में ऐसी लैंग्वेज, तो फंडामेंटल राइट, बाहर मिली फंडामेंटल राइट से तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट। तो उसमें जैसे आपके कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं, राइट टू टैक्स आ जाता है, राइट टू वोट आ जाता है, और कौन सा आता है अभी, राइट टू प्रॉपर्टी आ जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आ जाता है, 265 आ जाता है, 300 आ जाता है, 265, 300A, 301 एंड 326, क्लियर है।